इधर गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोग को बता रहा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब कहता है कि एनिमल का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से हुआ है। तो पहले समझ लीजिएगा एनिमल का निर्माण। पहले कोई भी चीज मतलब कोई भी जीवों का निर्माण हुआ होगा तो पहला कौन सा आया होगा आपका, कौन सा कंपाउंड आया होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या आया होगा आपका, कोई भी एलिमेंट आया होगा। क्या होगा, कोई भी एलिमेंट मान लो या कोई भी एटम्स मान लो, कोई भी क्या मान लिया अपन, एटम्स। एटम्स के बाद क्या बना होगा आपका, मॉलिक्यूल्स बना होगा, और मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना होगा आपका, कॉम्प्लेक्स। ये तीनों कौन सा कंपाउंड है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हीं तीनों से जब मिल के कॉम्प्लेक्स बना होगा तो कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बना होगा आपका, सेल। तो ये तीनों कौन सा तत्व हुआ आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा तत्व होगा आपका, इनऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक तत्व हुआ पहला कंडीशन। जब ये अकार्बनिक है तो सबसे छोटा कौन सा होगा, एटम्स होगा। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बना होगा आपका, मॉलिक्यूल्स बना होगा, और मॉलिक्यूल्स के क्या बना होगा आपका, कॉम्प्लेक्स। मतलब ये सभी क्या होगा आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैं पहले बता दिया था कि पृथ्वी में कोई भी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसके साइज में ग्रोथ हो सकता है, साइज में क्या होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन कभी भी इनऑर्गेनिक पदार्थ में मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होगी। क्लियर हुआ। इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया भी हो सकती है, आया समझ है। इसमें कौन सी क्रिया हो सकती है, रेस्पिरेशन की क्रिया भी हो सकती है, लेकिन उस शरीर पे मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होगी। क्लियर हुआ है तक के आगे समझ। मतलब कुल मिला के ये क्या हुआ, नॉन लिविंग हुआ। क्या हुआ, ये नॉन लिविंग। क्लियर हुआ तक के। अब दूसरा कहता है कि सेल तो बन गया। कैसे बना आपका, सेल। मतलब सेल का निर्माण किससे हुआ है, इनऑर्गेनिक सेल। अब सेल जो हुआ वो कौन सा कंपाउंड बना आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को देखते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को। यार मिटा दो इसको। पहले कौन आया होगा, एटम्स। एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद क्या आया, सेल। अब सेल से आगे पढ़ते हैं, देखिएगा इधर देखिए। अब सेल आया होगा तो किसी का जो शरीर होगा, किसी का क्या होगा, शरीर, उसका पूरा शरीर क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा भाई, सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। क्या स्ट्रक्चर होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर। केवल उसका शरीर किसका बना होगा, सेल का बना होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कौन से पढ़ते होंगे, यूनिसेलुलर। क्लियर हुआ। मतलब उसका पूरा शरीर क्या हुआ है, सेल का बना हुआ। तो यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, एक कोश की, मतलब जो भी एक कोश की होगा वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर हुआ। और हैप्लॉइड केवल जनन कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका होती है, जनन कोशिका। मतलब जो जनरेटिव सेल होगा वही क्या होगा आपका, हैप्लॉइड सेल होगा, वही क्या होगा आपका, यूनिसेलुलर होगा। जैसे मैं आपसे पूछा, पहला ओवम, दूसरा स्पर्म, तीसरा क्लोरेला, चौथा क्लेमाइडोमोनास, चलिए बताइए कौन सा सेल है जो हैप्लॉइड है। यहाँ पास लिख देते हैं ऑल ऑफ दीज। तो सभी कोशिकाएं क्या है भाई आपका, हैप्लॉइड हो, और सभी कोशिका क्या है, जनरेटिव सेल। और अगर यहाँ पास मैं ईस्ट भी लिख देता वो भी क्या है आपका, हैप्लॉइड। क्लियर हुआ है तक के। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन सा यूनिसेलुलर है जो नॉन मोटाइल है इन सभी में से। इसमें से दो चीज है जो नॉन मोटाइल है, तीन चीज, ईस्ट को भी अगर रख लिया जाए तो ओवम भी है नॉन मोटाइल, क्लोरोला भी है नॉन मोटाइल, और ईस्ट है। ये सभी क्या है, नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल की बात करें स्पर्म आएगा और कौन आएगा, क्लेमाइडोमोनास। अगर यही क्वेश्चन पूछा, जब पूरे पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, पूरे पृथ्वी नष्ट हो जाएगा
तो कौन सा यूनिसेलुलर सिर्फ बचेगा इसमें से? फ्लोरा। जब स्पेस में लेके जाते हैं तो कौन सा हैप्लाइड को लेके जाते हैं? ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर है जिसमें डार्क रिएक्शन को देखा गया? ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर है जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है? ऐसा कौन सा मतलब सबका वो समझ गई अब क्लियर? मतलब जितना ध्यान सुनिएगा जो भी प्रोसेस होता है अधिकतर कौन सेल पे होता है आपका? यूनिसेलुलर। मतलब समझ गया कि एक ही सेल पे पूरे अपना लाइफ साइकिल क्या करता है? वो कंप्लीट करता है। मतलब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी फंक्शनल, इन दोनों की क्या होगी? यूनिट होगी। क्लियर हुआ? तब उसे हम क्या कहते हैं? सेल। मतलब समझ गया कि किसी का शरीर पूरा किसका बना होता है? आपका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हुआ तक के? अब दूसरा कहता है कि ग्रुप ऑफ सेल। क्या कहता है भाई? ग्रुप ऑफ सेल किसका निर्माण करता है? तो टिश्यू। हाँ, यहाँ पास आप लोग को स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल नहीं बताया, ठीक? उसको भी बताए क्या? उसको भी बताए? इसको लिख लिए सबको? नहीं लिख पाया सर। हाँ तो चलिए लिख लीजिए, फिर स्मॉलेस्ट सेल बताता हूँ, फिर लार्जेस्ट सेल बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इसका। इधर देखिए, आपसे पूछा यहाँ पास स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन होगा रे? गुड। क्या कहते हैं उसको? माइकोप्लाज्मा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? पीपीएलओ। और इसको किस नाम से जाना जाता है रे? और किस नाम से जाना जाता है इसको? माइक्रोलाइक बॉडी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? एडाप्टरी। ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब किसका नाम है? माइकोप्लाज्मा। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है आपका? माइकोप्लाज्मा। जिसको पादप जगत का क्या कहा जाता है? जोकर कहा जाता है। इसको पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ मतलब होता है प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है? कि वो उसी का नाम प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ का नाम है। दूसरा एमएलबी का होता है माइक्रोलाइक बॉडी। माइक्रोलाइक बॉडी, इसी को एक आप करी कहा जाता है, अंडे के भुंजी। क्लियर हुआ? ये कौन सा सेल है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल। क्यों है स्मॉलेस्ट सेल? पहला बताइएगा हमको भाई, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका क्यों होती है? पहला, इसमें एलिमेंट्री बॉडी प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसमें सेल वाल क्या होगा? एब्सेंट होगा। तीसरा, इसमें बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होगा। चौथा, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सभी होगा। क्लियर हुआ है? क्योंकि इसमें क्या होता है? एलिमेंट्री बॉडी के द्वारा नया सेल का क्या करता है? वो फॉर्मेशन करता है। इसमें सेल वाल क्या रहता है आपका? एब्सेंट होगा। तीसरा, इसमें कितना मेम्ब्रेन पाया जाता है? बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो तीनों सही होता है माइकोप्लाज्मा का। अभी पढ़ाएंगे, जब टेंशन मत लो, जब पढ़ाएंगे तब इसको। ये पढ़ा डाले हैं नहीं पढ़ा अभी नहीं पढ़ा ना? हाँ, तो ये समझ आ गया, ये स्मॉलेस्ट सेल हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं अब इसी का के ना यार। अभी तो हम स्मॉलेस्ट सेल पढ़े हैं, अभी सेल का। अब सेल से और देखिएगा लॉन्गेस्ट सेल। कौन सेल देखते हैं भाई? लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी का कौन सेल होता है? तंत्रिका तंत्र। मतलब उसको कौन सेल कहते हैं? नर्व सेल। अब हमारे बताइएगा, हमारे ऐसे शरीर का कौन सा सेल के केंद्रक में कोशिका का विभाजन नहीं होता? गिलिया सेल। कौन सेल पे? न्यूरॉन के गिलिया सेल। अभी बोला ना नर्व सेल पर। गिलिया सेल। तो नर्व सेल में कभी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता कोशिका का विभाजन? क्योंकि उसमें सेंट्रीओल क्या रहता है? एब्सेंट होगा। लिख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट सेल कौन होगा? नर्व सेल। और नर्व सेल के केंद्रक में सेंट्रीओल एब्सेंट होता है, जिसके कारण कोशिका का विभाजन नहीं होता। हाँ लिखिएगा, नर्व सेल में के केंद्रक में,
नर्व सेल के केंद्रक में कोशिका का विभाजन नहीं होता, क्योंकि इसके केंद्रक में कौन आवाज कर रहा है भाई? क्योंकि इसके केंद्रक में सेंट्रियोल एब्सेंट होता। सेंट्रियोल क्या रहता है? एब्सेंट होता। हो गया, लिख लिए? कोई डाउट कहीं पास? आ गया समझ? यार ये कौन सा होगा आपका? लॉन्गेस्ट सेल। आ गया समझ? डाउट कहीं पास? दूसरा अब देखते हैं लार्जेस्ट सेल। अब देखते हैं कौन सा कहता है भाई? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट सेल हमेशा कौन होता है आपका? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच मतलब समझ गया ना? शुतुरमुर्ग का अंडा। और मैं पूछ दिया पक्षी में सबसे बड़ा कौन होता है? तो क्लियर हुआ? पक्षी में बोला तब भी शुतुरमुर्ग, अंडा में बोला तो सब भी शुतुरमुर्ग। वही तो शुतुरमुर्ग रे, उसी को कहते हैं ऑस्ट्रिच। क्लियर हुआ? बस्तर में सवारी भी कर देते हैं इसका। और पिक्चर में नहीं देखते शुतुरमुर्ग के? हाँ चढ़ जाते हैं। हाँ बैठे रहते हैं। नहीं देखे लगता पिक्चर आपको। क्लियर हुआ? तो पहली सेल कहानी खत्म हो गया। ठीक, अब सेल के बाद क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू। तो मतलब समझ आ गया कि बहुत सारे कोशिकाओं का शरीर किसका बना होता है? सेल का बना होता है। अब ग्रुप ऑफ सेल किसका निर्माण करता है? टिश्यू का। ग्रुप ऑफ सेल किसका निर्माण करेगा? टिश्यू का। तो इधर देखिएगा जो ग्रुप ऑफ सेल्स। हाँ जी बोलिए। हाँ पढ़ाएंगे ना, उसको भी पढ़ाएंगे, पहले रुक तो ले। मल्टी सेलुलर क्यों बन रहा है? ठीक, इधर देखिएगा जब एक था तो क्या कह दिया उसको? सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन गया? मल्टी सेलुलर। उसी को मल्टी सेलुलर ना बोल के हम उसको क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? तो टिश्यू ही तो मल्टी सेलुलर का निर्माण करेगा भाई। इधर देखिएगा अब ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएगा आपका? टिश्यू। ठीक, इसी को हम क्या कह देते हैं भाई? अपन मल्टी सेलुलर कह देते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। कंफ्यूजन नहीं होना। मतलब कोशिकाओं को समूह को क्या कह देते हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर तभी कहते हैं जब इसमें आर्गन का निर्माण होगा, तब उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्लियर हुआ? आर्गन सिस्टम रहता है ना, तब उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या अभी तक के नहीं बोलते इसको? टिश्यू को हम मल्टी सेलुलर नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक उसमें आर्गन का निर्माण नहीं होगा, आर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक उसको मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे। जैसे हमारा बॉडी होता है मल्टी सेलुलर है कि नहीं है यार? बहुत सारे सेल में मतलब हमारा क्या है? आर्गन सिस्टम है, तब हमको क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर कहेंगे। क्लियर हुआ? तो इधर पहले समझिएगा ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाया आपका? टिश्यू। तो ये जो हमारे शरीर के जो टिश्यू होता है, हमारे शरीर पे क्या होता है? टिश्यू। तो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट टिश्यू कौन होगा? लार्जेस्ट टिश्यू कौन होगा? पहला त्वचा होगा, दूसरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा, नर्व टिश्यू होगा, ब्लड टिश्यू होगा। ब्लड टिश्यू। कौन सा होगा सबसे अधिक मात्रा में? ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट टिश्यू के अंतर्गत आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू आता। कौन सा टिश्यू आएगा आपका? कनेक्टिव टिश्यू। कभी भी अगर पूछा लार्जेस्ट टिश्यू कौन होगा तो आपका संयोजी ऊतक होगा, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? ब्लड कहते हैं। क्लियर हुआ तक के? इधर देखिए अब आ गया टिश्यू आया समझ। टिश्यू के बाद आपका बनता है अब, अरे समझ लीजिए सीक्वेंस से, फिर आगे बढ़ेंगे ना। ठीक, आ गया समझ? मतलब ग्रुप ऑफ सेल क्या कहना है आपका? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाएगा भाई? आपका आर्गन्स बनाएगा। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? आर्गन। तो अब देखते हैं शरीर के अंग के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? शरीर के अंग के बारे में। अंग का निर्माण कैसे बना हुआ? इधर देखिएगा ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाया? आर्गन। क्या बनेगा भाई? आर्गन। आर्गन मीन्स क्या होता है आपका? अंग।
अगर यही सेल ऑर्गन है कोशिका अंग, तो कोशिका अंग सबसे बड़ी कौन होता है? अच्छा अरे कोशिका अंग रे गधो, इसमें कौन होगा? न्यूक्लियस। सबसे बीजी सेल ऑर्गन कौन होगा? नहीं वैसे सबसे बीजी सेल ऑर्गन कौन सा होगा? सबसे बीजी रहता है बेचारा। रे गधो, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ट्रैफिक सेल ऑर्गन कौन सा है? ट्रैफिक सेल ऑर्गन कौन सा है? गोल्जी बॉडी। नहीं है समझ आ? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो पॉलीमार्फिक में होता है? सेल ऑर्गन वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। पॉलीमार्फिक बहुरूपी। क्लियर हुआ? पूछा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होगा। तो कौन सा है? राइबोसोम। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें ना डीएनए रहता है ना आरएनए, केवल द्रव भरा होता है? वो कौन होगा? पैराक्सीसोम। सर एक बार और बोल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? आर्गन। तो आर्गन्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल ऑर्गन। आर्गन सिस्टम नहीं, ठीक। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? आर्गन। तो अगर पूछा सबसे बीजी सेल ऑर्गन, मतलब सबसे क्या होता है? बीजी रहता है। तो कौन सा बीजी रहता है आपका? केंद्रा। क्लियर हुआ? बीजी सेल ऑर्गन पूछा है तो कौन सा होगा आपका? सॉरी नहीं, सबसे लार्जेस्ट पूछा तो कौन होगा आपका? न्यूक्लियस। लिखिएगा। हाँ, दूसरा लिखिएगा सबसे बीजी सेल ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया। बीजी सेल ऑर्गन लिख लिए आप? बीजी सेल ऑर्गन में कौन होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा ट्रैफिक ऑफ सेल ऑर्गन, ट्रैफिक ऑफ सेल ऑर्गन गोल्जी बॉडी। ट्रैफिक ऑफ सेल ऑर्गन गोल्जी बॉडी। क्या लिखेंगे भाई आपका? ट्रैफिक ऑफ सेल ऑर्गन गोल्जी बॉडी। फिर अगला लिखवाया ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो पॉलीमार्फिक में होता है? पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक मतलब बहुरूपी। तो बहुरूपी कौन होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है बहुरूपी बता दूंगा मैं आप लोग को जब फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो C4 प्लांट में होता है अधिकतर, क्योंकि बंडल सी तब मीजोफिल रहता है। इस कारण उसको क्या कहते हैं? क्योंकि एक में ग्रेना का साइज छोटा, एक में ग्रेना का साइज क्या होता है? बड़ा रहता है। क्लियर हुआ? आगे समझ आया? तो इस कारण क्या कहते हैं इसको? पॉलीमार्फिक। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा? झिल्ली। हाँ, सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा आपका? राइबोसोम। क्लियर हुआ? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है? मतलब अधिकतर जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा आपका? एब्सेंट, केवल द्रव भरा होता है। वो कौन सा है आपका? प्रॉक्सिसोम। ठीक। लेकिन प्लांट में लिख लिएगा प्रॉक्सिसोम को स्फेग्नोसोम कहा जाता है। प्लांट में लिखिएगा इसको स्फेग्नोसोम कहा जाता है। स्फेग्नोसोम प्लांट में ना यार, प्लांट में क्या कहा जाता है आपका? स्फेग्नोसोम। लिख लिया यहां तक के? अब कहा जाता है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें ना डीएनए पाया जाता है आरएनए, केवल द्रव पाया जाता है? वो कौन सा है आपका? पैराक्सीसोम। उसी को प्लांट में हम क्या कहते हैं? स्फेग्नोसोम कहते हैं। आगे देखिएगा इसी का सेल ऑर्गन का। इधर देखिएगा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो पौधों में रेस्पिरेशन के क्रिया में भाग लेता है? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है प्लांट का जिसमें पौधों में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिसको कहते हैं C2 साइकिल,
जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। कौन सा सेल आर्गन है जिसके कारण फोटो रेस्पिरेशन होता है पौधों में? तो लिखिएगा, इसमें 3 होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट भाग लेगा, दूसरा परऑक्सीसोम भाग लेगा, तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पौधों में क्या होता है? C2 मतलब प्रकाशीय श्वसन के लिए तीनों सेल ऑर्गन की भाग लेती है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा परऑक्सीसोम और तीसरा कौन होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों भाग लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? C2 साइकिल। हेलो, आप लोगों को समझ आ रहा है यार? तो प्लांट में तो पैराक्सीसोम को स्पेग्नोसोम बताया ना, तो उसको पैराक्सीसोम भी लिख सकते हो या स्पेग्नोसोम। ठीक, इधर ध्यान समझिएगा। पौधों में क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन की क्रिया होती है। तो जब पौधों में प्रकाशीय श्वसन की क्रिया होती है, कितने सेल ऑर्गन भाग लेगा पूछा, तो कितने सेल ऑर्गन भाग लेगा? 3। पहला कौन सा है आपका? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका पैराक्सीसोम, तीसरा कौन होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। यही क्लियर हुआ तक के? अब यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया कि मनुष्यों में श्वसन के लिए कौन सा सेल ऑर्गन जिम्मेदार होगा? तो कौन सा होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? अगर पूछा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जो मनुष्यों में एनर्जी को स्टोर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ है तक क्या? डाउट है? तो अब समझ आ गया ग्रुप ऑफ सेल मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बना आपका? ऑर्गन। तो वही सब अंग का निर्माण हुआ। अंग का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ यार? आपको उधर आ रहा है यार? अंग का निर्माण हो गया। अब कहता है अब ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिल के, ये सब ऑर्गन मिला होगा, ये समझ। जब सब ऑर्गन मिला होगा तो क्या बना होगा? ऑर्गन सिस्टम। अगर यहीं पास में अगर किसकी बात कर दिया है ऑर्गन की, अंग तंत्र की अगर बात करेंगे तो अंग तंत्र का भी बता रहे हैं अभी। ठीक, अब कहता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, क्या बनाएगा आप? ऑर्गन सिस्टम। इधर देखिए, ठीक। तो इधर देखिएगा, अब देख रहे हैं अपन क्या देख रहे हैं भाई? ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? ऑर्गन सिस्टम की। इधर देखिएगा, तो ग्रुप ऑफ जो ऑर्गन होता है वो क्या बनाता है भाई? आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। देखिएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाएगा भाई? आपका ऑर्गन सिस्टम होगा। क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम। तो मनुष्य में कितने ऑर्गन सिस्टम है यार? 10 कितने ऑर्गन सिस्टम है मनुष्य में? 11 मनुष्य में केवल ऑर्गन सिस्टम 5, केवल 5 ऑर्गन सिस्टम। पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। पहला कौन होगा? डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। दूसरा डाइजेशन के बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन सर्कुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम। खा लिया, पचा लिया, ठीक, शरीर में ट्रांसफर कर दिया तो कौन सा होगा? सर्कुलेशन ऑर्गन सिस्टम। खा लिया, एनर्जी बन गया, स्थानांतरण कर दिया। क्लियर हुआ है तक के? अगला जनरेशन लाएगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। नया बच्चा पैदा करने के लिए क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक, और खा के जो नहीं पचा पाया उसको बाहर करेगा, मतलब क्या होगा? एक्सक्रिएटिव ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा और कुछ सिस्टम है क्या शरीर पे? है इसके अलावा? 10-12 बोल रहे थे। हाँ सर, सारा को डिवाइड करते हैं ना एक साथ में तो अभी देखिए, डिवाइड कर दीजिएगा। पहला क्या करते हो? डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक, डाइजेस्टिव में सिर्फ क्या करते हो? खाना खाते हो, पचाने के लिए खाते हो कि नहीं खाते हो? ठीक, तो ये पहला कौन सिस्टम होगा? डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। दूसरा, कोई भी खाना खाते हो तो सांस लेते हो तो उससे क्या करता है? भोजन पचता है,
तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो अगर मैं पूछा कि मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा अंग भाग लेता है, कौन सा ऑर्गन भाग लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कौन सा अंग भाग लेगा या कौन सा केनाल भाग लेगा? सिर्फ एक ही चीज भाग लेता है, वो है आपका एलिमेंट्री केनाल। क्योंकि माउथ से लेके एनस तक के पूरे किस में आ जाएगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर हुआ तक के? दूसरा कौन होगा आपका? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे शरीर का कौन सा अंग भाग लेता है? कौन सा अंग भाग लेता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? रेस्पिरेशन में कौन भाग लेता है रे? लंग्स। और कौन लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर में ध्यान से सुनिएगा, पहले बता रहा हूं। हमारे शरीर में लंग्स का काम होता है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और शरीर से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? शरीर से बाहर करना। तो हमारे लंग्स का काम होता है श्वसन की क्रिया नहीं, हमारे लंग्स में काम होता है ब्रीथिंग होता है, जिसको कहते हैं श्वासोश्वास। मतलब ये सब क्या है? ब्रीथिंग है। मतलब हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो हमारा ब्रीथिंग है, ना कि श्वसन। आया कुछ समझ? नहीं आया? जिसको कहते हैं फुफ्फुसीय श्वसन बोलते हैं ना, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य फुफ्फुस कर रहा है ना, वो कहलाता है फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। आया समझ? वो कहलाता है ब्रीथिंग कहलाता है। और श्वसन की क्रिया में मतलब भोज्य पदार्थ टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे एनर्जी की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होगी और ब्रीथिंग की क्रिया कहाँ होती है? तो लंग्स पे। क्लियर हुआ? तो ये कौन सिस्टम हुआ? रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम। तीसरा कहता है सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है? परिवहन का। तो परिवहन में कौन सा सिस्टम भाग लेगा हमारा? इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेगा? हार्ट। ठीक। और किसको लेकर जाता है हार्ट में? ब्लड। और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम से और कौन सा संबंधित होता है? हार्मोन्स मतलब ग्लैंड्स। आया समझ? ये कौन सा होगा आपका? सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम। मतलब हार्ट का काम होता है सिर्फ ब्लड को क्या करता है वो बाबू? पंप करता है। ठीक है। अभी इसको हम मार देंगे तो ये क्या हो जाएगी? गुस्सा से रोने लगेगी। तो क्यों रोएगी? किसके शरीर में किसका सिक्रेशन होने लगेगा? हार्मोन्स का। अभी मारेंगे तो ये गुस्सा आ जाएगी, किसके शरीर से? कौन सा ग्लैंड से निकलेगा? हार्मोन। जुलाजी वाला कौन? हाँ, कौन सा ग्लैंड से निकलता है जिसको कहते हैं संकटकालीन हार्मोन? तुरंत एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर हुआ यार? कौन सा होगा? एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर हुआ? आ गया समझ? देखिएगा, अगर हम इसको देख रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं ना, ये बोलते हैं ना 2 दिन उसको आई में आई कांटेक्ट करोगे, उस मनोभावना को समझ जाओगे। समझते हैं कि नहीं समझते? तो उस भाई जैसे हम इसको देख रहे हैं या इसको देख रहे हैं, तो वो समझ जाएगी कि पाटिल सर के मन में क्या फीलिंग चल रहा है, हम समझ जाएंगे उसके मन में क्या फीलिंग हो रहा है। तो कौन सा ग्लैंड जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस। मतलब सोना, जगना, खाना, पीना, जगना, किसी के मनोभावना को समझना, लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करना, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? बोलते हैं ना अभी 11वीं 12वीं के बच्चे को समझाना मुश्किल रहता है। क्यों मुश्किल रहता है? क्योंकि उसके बॉडी में किसका सिक्रेशन होता है? हार्मोन्स का। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? तो ये इसका काम कौन सा होता है? सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम। क्लियर हुआ तक के? नेक्स्ट कौन कहता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में कौन जिम्मेदार होगा? केवल जननांग होगा। ठीक। जिसमें कौन भाग लेता है भी? आपका स्पर्म। और दूसरा कौन भाग लेगा? ओवम। मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिएगा, आप लोग बताएंगे, जैसे कि हमारी मिसेस कहाँ है? बम्बई में। हम कहाँ है? बिलासपुर पे। अगर हम बच्चा चाहे तो हो जाएगा, दोनों बिना कांटेक्ट के। गुड। मतलब किसके थ्रू हो जाएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर है? सैरोगेसी पढ़ते हैं, किराया का ले लिए और उसे बच्चा आराम से हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आने वाले दिन पे शरीर का कोई यूज नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई उपयोग नहीं रहेगा, केवल फीमेल का ओवरी से ओवम का काम रहेगा। ठीक। दूसरा मेल का टेस्टिस से स्पर्म का काम रहेगा।
और इन दोनों को डेवलपमेंट होने के लिए यूट्रस की आवश्यकता होगी, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं। क्लियर हुआ? बाकी तो सब क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, सहायक अंग है। जो आवश्यक अंग है सिर्फ मेल का क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल का क्या है, ओवरी। क्लियर हुआ? तो ये कौन सा ऑर्गन आएगा आपका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। क्लियर हुआ यहाँ तक? दूसरा कौन होगा आपका, एक्सक्रेटरी ऑर्गन सिस्टम। एक्सक्रेटरी मतलब होता है शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को क्या करना, बाहर निकालना। तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर का काम आता है, किडनी वगैरह। गुड। क्या आता है, किडनी। दूसरा और बताइएगा, उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर शरीर में जम गया तो। गुड। कौन है आपका, लीवर। ये दोनों कौन सा ऑर्गन होगा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन सिस्टम। उत्सर्जित ऑर्गन में सिर्फ दो ही आता है, पहला होगा आपका किडनी और दूसरा कौन आएगा आपका, लीवर होगा। जैसे मैं आपसे पूछा इधर छोटी को, चलिए बताइएगा आपके शरीर का किडनी का क्या काम है। गुड, ये ठीक बोला है। मतलब किडनी का काम होता है क्या होना, छानना। किसको छानता, ब्लड से यूरिन। गुड, सिर्फ ब्लड को छानता। अब ब्लड से छानता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या हो जाता है, छन जाता है, और बड़ा वापस से आ जाता है। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, यूरिन छाना। नहीं आया, यूरिन छाटा कि नहीं छाटा वहां से, मतलब यूरिन का वहां से क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। दूसरा, आपके शरीर में अभी खा रही हो खाना तो उसमें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होगा। नाइट्रोजन युक्त क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। तो आपके शरीर में जो यूरिया बना, भाई मूत्र को तो यूरिन के रूप में निकालते हैं ना, तो उसमें यूरिया भी तो रहता है। अरे जब जहाँ पास यूरिन करते हैं वहां पास झाग बनता है कि नहीं बनता, तो झाग क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां पास क्या है, यूरिया है। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होगा, राठौर। यूरिया का निर्माण कहाँ होगा, हमारे शरीर पे। अरे जब इसका कहानी बता दिए तो बच्चा कहाँ है, तो कहाँ होगा वो, लीवर। अब मैं पूछा जुराजी वाले, आर्निथिन सागर कहाँ चलेगा, आर्निथिन सागर कहाँ चलेगा, लीवर पे। क्लियर हुआ यहाँ तक के, नहीं समझ? अब मैं आपसे बताया कि हमारे शरीर से क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं बता रहा हूँ। इन दोनों से जब आएगा ना क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। सब पूरे फिजियोलॉजी में ही 5 को तो पढ़ाऊंगा, इसे मैं इसलिए पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, मतलब कैसे बॉडी का निर्माण हुआ ये पढ़ रहे थे। अब इतने जब ऑर्गन सिस्टम मिला तब आपस में एक मिक्स हुआ होगा, तब क्या बना होगा, एक बॉडी का निर्माण। तो पहले क्या बना था, इनऑर्गेनिक था, एटम मॉलिक्यूल, फिर क्या बना, कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बना, सेल, सेल के बाद क्या बना, टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बना, ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम का समझ गया पॉइंट। अब ऑर्गन सिस्टम से क्या बना होगा, बॉडी। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा बॉडी। इधर देखिएगा, आप लोग को समझ आ रहा है यार, ज्योति, इधर दीपिका, गायत्री, माधुरी, नीलम, नेहा, राजनंदनी, रेखा, सबा, खान, संगीता, सुप्रिया, विजय, विनोद, और खेस नहीं जुड़ रही है यार भैया। ठीक, इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना होगा भाई, आपका बॉडी बना होगा। ठीक, अब ये मम्मी के पेट से ये प्रोडक्ट बन के कहाँ निकल गई, बाहर। मतलब बाहर क्या निकला, ये बॉडी। क्लियर हुआ? जब बॉडी मिला होगा, बॉडी बन गया, फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के निकल गया, तो अकेले निकला ना कि जोड़ा में निकला, अकेले निकलेगा। क्लियर हुआ? जोड़ा के लिए 2 स्पर्म चाहिए, 2 ओवम चाहिए, और अगर एक साथ जुड़ा रहेगा तो एक ही स्पर्म, एक ही ओवम चाहिए। यस मान 4 बच्चा होने के लिए उसके शरीर में 4 ओवम बना होगा, इधर 4 स्पर्म जाएगा तब 4 बच्चा पैदा हुआ होगा। तो वो जो जुड़वा पैदा होता है तो बताएंगे उसको भी कहानी में, बोला ना आपको, जुड़वा अगर जुड़ा होगा तो एक ही स्पर्म रहता है, दोनों अलग अलग जुड़ा रहता है तो अलग अलग स्पर्म ओवम की जरूरत होती है। ठीक, इधर देखिए, अब बॉडी बना, बॉडी बन गया, तो ये बेचारा क्या पैदा हुआ, अकेले पैदा हुआ होगा। मतलब बॉडी बाद क्या बना होगा, इंडिविजुअल। क्या बना होगा, इंडिविजुअल।
अब इंडिविजुअल बना, ठीक। अब इंडिविजुअल से क्या बनेगा यार, धीरे धीरे क्या बनेगा यार, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। भाई बॉडी बना, बॉडी से क्या बना, इंडिविजुअल। अब बोलते हैं ये अति कर रहा है, इसके शादी कर दो, तो शादी कर दिए, तो 10-12 इसके क्या हो गया, बच्चे पैदा हो गए। 10-12 बच्चे पैदा हो गए मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन। जैसे हमारे घर में हुआ, ये मम्मी और ये क्या हुए, पापा, इसका 6 बेटा पैदा हुआ। नहीं आया समझ यार, 6 हुआ कि नहीं हुआ, और एक बेटी पैदा हुई, और 6 का 2-2 3-3 बच्चे हैं, तो 1 का 21 नहीं हुआ। मतलब ये क्या हुआ, नहीं बढ़ा यार, मतलब जनसंख्या वृद्धि हुआ ना। और ये सब वृद्धि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मनोरंजन के साधन में क्या थी, कमी थी। अब तो मनोरंजन का साधन हो, इसलिए टाइम नहीं देते, पहले कुछ नहीं। क्लियर हुआ, तो पॉपुलेशन बढ़ गया। अब कहता है जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या बना होगा यार, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र, मतलब परिस्थिति के आधार पर सबका सिस्टम क्या रहेगा, अलग अलग। क्लियर हुआ, तो इकोसिस्टम कोई स्मॉलेस्ट फैमिली रहता है और कोई लार्जेस्ट। तो सबसे छोटे इकोसिस्टम, जल का एक बूंद, मतलब जल का एक बूंद क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। चलिए बताइएगा ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको मनुष्य बनाता है, एक्वेरियम, खेत, ठीक, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो पहले से बना हुआ है वो कौन सा होगा, आपका नेचुरल इकोसिस्टम। क्लियर हुआ तक के। अब जब इकोसिस्टम बन गया तो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम क्या कहलाएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स क्या होता है, समुदाय। तो समुदाय अलग अलग हो सकता है, क्या हो सकता है, समुदाय अलग अलग। और समुदाय, जो भी समुदाय होगा उसमें तो इंटर ब्रीडिंग होगा या दूसरा क्या होगा, इंट्रा ब्रीडिंग होगा। क्लियर हुआ, मतलब एक ही कास्ट के बीच में शादी हो रहा है तो इंट्रा, एक ही कास्ट में हो रहा है तो इंट्रा, अलग अलग में होता हो इंटर ब्रीडिंग। क्लियर हुआ, आ गया समझ यार, नहीं उसी को बोलते हैं अंता प्रजनन, उसी को देते हैं बाई आना। क्लियर हुआ यार यहाँ तक के। तो ग्रुप ऑफ क्या बना आपका, कम्युनिटी। क्लियर हुआ, अब ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से क्या बना होगा आपका, बायोस्फीयर, मतलब एक जैव मंडल का क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ। इस प्रकार से टिश्यू से मतलब आर्गन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पहला टिश्यू आप लोग लिखिएगा, ये तो जाइडिस, ये सब पढ़ा दिया सिस्टम विस्टम में आप लोग को, ठीक। अब हम जो मेन पढ़ते हैं वो है आपका टिश्यू पर। सर वो इकोसिस्टम का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताएं। अरे जल का एक बूंद सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है और समुद्र सबसे लार्जेस्ट होगा इकोसिस्टम होगा यार। क्लियर हुआ यार यहाँ तक के, आया उधर जसपुर, रायगढ़, अच्छा सॉरी अंबिकापुर, हो गया, लिख लिए यार। अब स्टार्ट करें टिश्यू। अब डालेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखिए सेल से बन गया, सब चीज बना। सेल का तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सेल को आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि सेल को पढ़ाएंगे तो सेल पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, सेल ऑर्गन पढ़ाएंगे। नहीं आया समझ आया, तो वो साइटोलॉजी में मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, आपका टिश्यू। लिखिएगा टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखिए मेरे बच्चे थोड़ी आए हैं, 12वीं वाले पता नहीं आए ना। जो उधर शाम को आते हैं वो कैसे घर चले जाते हैं, आप नहीं पढ़ाते हैं उनको? कौन सा हमको, बच्चे लोग 2 दिनों से मतलब फिर जा रहे हैं, बच्चे लोग बोल रहे थे 12वीं वाले ना, क्या पता 12वीं है कि नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले वाले, हाँ इंग्लिश वाले थे। एक तो पैसा देते नहीं यार, 1,000 दिए हैं, 25 लोग हैं। अब 1,000 में केमिस्ट्री बटेगा, बॉटनी बटेगा, जूलॉजी बटेगा, तो हम क्या पाएंगे, हम तो बेरोजगार आदमी हैं ना। तो सर उनको डायरेक्ट अरे बोलते हैं यार, तो सर पैसा लेते नहीं तो हम क्या करना। चलिए इधर देखिए, भाई स्वाभाविक है जहाँ मामूल ज्यादा मिलेगा वहाँ इंसान ज्यादा ध्यान देगा। अब हमारे पास तो नहीं है कि 50,000 क्या बात बोल नहीं, हम लोग बोल रहे थे दूर दूर से आते हैं और इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या कहता है भाई, टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या कहता है भाई,
टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या कहता है भाई आपका टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब ऊतक के क्या कहता है आपका प्रकार। तो देखिएगा जो ऊतक होता है, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। पहला देखिएगा आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोले? हाँ, ये टिश्यू का ही प्रकार है। पहला क्या लिखेंगे भाई आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा लिखिएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा लिखिए मस्कुलर टिश्यू। तीसरा लिखेंगे मस्कुलर टिश्यू। चौथा लिखिए आपका नर्वस टिश्यू। देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू में पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है आपका नर्व टिश्यू होगा। क्लियर है? इन सब का उत्पत्ति भी क्या होता है आपका अलग अलग होगा, पहले समझ लीजिएगा। जैसे कि आपका सिंपल या क्या बोले, तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या है भाई आपका मस्कुलर टिश्यू। चौथा होगा आपका नर्वस टिश्यू होगा। ठीक है, इन सभी जो टिश्यू का निर्माण हुआ होगा वो कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले बताया कि सबसे पहले यहाँ से क्या आया होगा स्पर्म, दूसरा क्या आया होगा ओवम, दोनों मिला तो क्या हुआ फर्टिलाइजेशन। तो ये अलग बात है कि आजकल फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा कहाँ होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? जैसे मैं आपसे पूछा फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कौन सा भाग में होता है? नहीं होता है, इंटरनल होता है, लेकिन कहाँ पास होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया? गुड। तो फैलोपियन ट्यूब में जब हो रहा है तो फैलोपियन ट्यूब के भी तो अलग अलग भाग है ना, तो फैलोपियन ट्यूब के किस भाग पे होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया? भाई फर्टिलाइजेशन भाई फैलोपियन ट्यूब के तो भाग होता है ना। जैसे ये झालर है जिसको क्या कहते हैं फिब्री कहते हैं, क्या कहते हैं इसको फिब्री, और इसके ऊपर को क्या कहते हैं इन्फंडिबुलम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको इन्फंडिबुलम। इसको यहाँ पास को कहते हैं क्या कहते हैं स्थमस कहते हैं, क्या कहते हैं स्थमस। ठीक है, और स्थमस के बाद यहाँ पास होता है आपका एम्पूला। तो इसी एम्पूला पे क्या होता है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर हुआ? हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के कहाँ होगा तो आपका एम्पूला पे, वहीं पास निषेचन की क्रिया क्या होती है आपका संपन्न हो। क्लियर हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हुआ क्या हुआ भाई आपका फर्टिलाइजेशन, आगे सब पढ़ोगे इसको टेंशन मत लो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना होगा आपका जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बना आपका मारूला, मारूला बाद क्या बना आपका जाइगोट के बाद इसमें क्या होता है आपका क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद क्या बना आपका मारूला, मारूला के बाद क्या बनेगा आपका ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा आपका गैस्टुला, और गैस्टुला का 3 लेयर होगा एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और क्या होगा एंडोडर्मा। इन्हीं तीनों टिश्यू से ही क्या हुआ है ये चारों टिश्यू का निर्माण। मतलब इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन चारों का निर्माण इसी से हुआ है एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा। तो किससे कौन सा टिश्यू बना उसको लिखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए बता दूं आप एपिथेलियल टिश्यू किससे बनता है, तो लिखिएगा एपिथेलियल टिश्यू तीनों से बनता है एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा। लिखिएगा एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। तीनों से किसका निर्माण हुआ है तो आपका एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर हुआ यार? हो गया, लिख लिया? लिखे कि नहीं लिखे आप? ये सिर्फ हल्का से बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी और भी पढ़ाएंगे एपिथेलियल टिश्यू का। नहीं है समझ आ? ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू किससे किससे मिलकर बना होता है आपका
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर इसके टाइप से पढ़ाएंगे, नहीं आया समझ? हाँ, क्लियर हुआ। दूसरा कौन सा टिश्यू बताया? कनेक्टिव टिश्यू। देखिए उसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। सेकंड लिखिएगा कनेक्टिव टिश्यू, लिखिएगा इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। लिखिएगा कनेक्टिव टिश्यू से मेसोडर्म का निर्माण होगा, लिख लिए। तीसरा लिखिएगा आपका मस्कुलर टिश्यू, लिखिएगा मस्कुलर टिश्यू, लिखिएगा इसका भी निर्माण मेसोडर्म से होता है। मस्कुलर टिश्यू से किसका निर्माण होगा भी? आपका मेसोडर्म से। तीसरा लिखिएगा आपका नर्व टिश्यू। हाँ, चौथा क्या लिखेंगे? नर्व टिश्यू। इसका निर्माण लिखिएगा एक्टोडर्म, लिखिएगा इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। हो गया? अब मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगा एपिथेलियल टिश्यू को यार, ठीक है? कल आपको 2 घंटे का क्लास रहेगा।